तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपका नाम है विश्वेश विनोद और आपकी जो कुंडली बनी है वो है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है वृष। राशि कौन सी होती है? जहाँ चंद्रमा बैठा होता है। देखो चंद्रमा आपका यहाँ पे 12वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि है, ये 2 है वृष राशि। तो आपकी चंद्र राशि है वृष। ये 7.5 देखने के लिए होती है। तो राशि कौन सी है? वृष। और लग्न है आपका मिथुन। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? तो ग्रह आपके देखो जी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह बुरे भी हैं। अब तो ये पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। 12 गुरु की खेल है। 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव आपका, रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर और वाणी कैसी है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखी जाती है। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर है नौकरी कारोबार का। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। और 12वें घर से खर्चे आपके देखेंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, क्या आपका सवाल है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके बच्चों को लेके, बच्चे कैसे होंगे, ये पांचवा घर देखा जाएगा। तो पांचवा घर है बच्चों का और पांचवें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो माता के लिए बुध को देखेंगे। मतलब जो कुछ हमने देखना है वो घर देखना पड़ता है। और घर का जो मालक होता है वो मालक देखना पड़ता है कि मालक बैठा कहाँ पे है, अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर आज भी पड़ रहा है। ऐसा मत सोचना कि आपके ऊपर गुरु का असर है, दूसरे ग्रहों का असर, सभी ग्रहों का असर है। अभी भी आपके ऊपर शुक्र का असर है, अभी भी केतु का असर है। क्योंकि दशाएं भाई कई प्रकार की होती हैं। महादशा, अंतरदशा, उसके बाद आती है पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। जब भी कभी आपकी मान लो छोटी दशा केतु की चलेगी, असर तो देगा ही अपना, वो उसने जो भी अच्छा बुरा असर देना है। मतलब जो अगर आपका अच्छा है वो आपको अभी भी अच्छे फल दे रहा है। जो आपका ग्रह खराब है वो आज भी खराब फल दे रहा है, 10 साल पहले भी खराब फल दे रहा था और आने वाले समय में भी खराब फल देगा। क्योंकि वो खराब ग्रह है, खराब फल देता रहेगा। जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा अच्छे फल देगा। बस दशा जो होती है, देखो दशा का मेन काम क्या है, इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि अभी गुरु की दशा है, ठीक है, गुरु अच्छा है, तो इसका जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जब राहु की दशा थी उस समय राहु का बुरा फल कई गुना बढ़ा था। मतलब इनका असर जो है वो दशा में कम ज्यादा होता रहता है। जो भी इन्होंने अच्छा बुरा असर अपना देना है वो कम ज्यादा होता रहेगा। तो सबसे पहले देखो जी, नेगेटिव पॉइंट क्या है आपकी कुंडली में जो मुझे लगा है उसकी मैं बात करूं, कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे केतु है और यहाँ पे राहु है। ये हिस्सा पूरा खाली है, मतलब सभी ग्रह उस साइड में है। ये हिस्सा जो देखो, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। तो ये जो आपका कुंडली में बना है, इस दोष की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जब भी किसी की कुंडली में बनता है काल सर्प दोष, देखना पड़ता है कि वो किस घर से किस घर के अंदर बना है। जैसे आपका केतु दूसरे घर में है, धन का घर है, राहु 8वें घर में, तो ये दो घर ज्यादा पीड़ित होंगे। हो सकता है किसी का पहले घर से 7वें घर में बना हो, तो वो ये दो घर पीड़ित कर देगा। किसी का चौथे घर से 10वें घर में बना हो तो ये दोनों घर पीड़ित होंगे। मतलब वो घर ज्यादा पीड़ित होते हैं जिन घरों में ये दोष बनता है।
और ये दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब ये आपके साथ भी चीजें होंगी। ये जो दोष है, काल सर्प दोष, काफी नेगेटिव होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को मतलब आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा इस दोष की वजह से। तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी गुरु गुरु की दशा है तो ये दोष खत्म हो गया है। भाई दोष तो अभी भी है, हो सकता है आपकी कोई छोटी दशा हो, क्योंकि दशाएं जैसे मैंने बोला कई प्रकार की। देखो, बड़ी दशा गुरु की, और छोटी दशा गुरु की, एक पतंतर दशा वो भी गुरु की है। ऐसे ही देखो, सूक्ष्म दशा है, कोई ना कोई दशा आपकी निकल आएगी। जैसे ये राहु की निकली है, तो वो जो असर है रहेगा। तो पहला काम आपने क्या करना है, इस दोष को सही करना है। इसके उपाय आप भाई लाइफ टाइम करो, राहु और केतु के। और ये जैसे मैंने बोला, ये जो दो घर ज्यादा पीड़ित होंगे, जैसे कि राहु कहाँ पे है, 8वें घर में। 8वें घर को ज्यादा खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, मृत्युदल कष्ट भी देता है, बीमारी भी देता है। 8वें घर में पेट का रोग देता है राहु, और भी दुश्मन बढ़ाता है, शत्रु बढ़ाता है, धन की हानि, क्योंकि जिन घरों की दृष्टि उनको भी खराब करेगा। धन की हानि चौथे घर को देखेगा। और राहु शनि को भी खराब कर रहा है। नेगेटिव बात क्या है इसकी, क्योंकि राहु में इतना बल है, जिस जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ये खराब कर देता है, उस ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है। तो पहला आपके लिए मैंने उपाय क्या बोला है, ये दोष जो है इसको सही करो, राहु केतु वाला काल सर्प दोष। क्या सही करना है इसको, इनके जो पाठ हैं, देखो मंत्र तो मैं चलो आपको नहीं बोलूंगा, आप इनके राहु और केतु के जो पाठ हैं लिख लो, क्योंकि मैं लिखूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप लिख लो पेन कॉपी लेके, क्या लिखना है। रोजाना रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। रोजाना राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है, दो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना रात के समय पढ़ने हैं। रोजाना पढ़ने हैं, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लो, क्योंकि ये पाठ है संस्कृत में। ऐसे ही केतु के लिए भी आपने केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ, ये दो पाठ रात के समय पढ़ना है। मतलब 4 पाठ आपके टोटल हो जाएंगे रात के समय। राहु कवच, केतु कवच, राहु स्रोत, केतु स्रोत, पढ़ने ही पढ़ने हैं, कब तक, लाइफ टाइम। केतु कहाँ बैठा है, देखो जी दूसरा घर में, जो कि मैंने क्या बोला था, ये दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का घर है। आप भाई, एक होता है धन कमाना, 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आप धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा आपका कितना, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि है, मालक बना है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए किसको देखेंगे, चंद्रमा को। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में केतु है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो केतु की मैं पहले बात करूं, तो केतु कहाँ है, दूसरे घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है। चंद्रमा को मानता है ये अपना दुश्मन है, तो केतु दूसरे घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। मतलब आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि केतु खराब है। क्यों खराब है, काल सर्प दोष बना है। दो कारणों से खराब है केतु, एक तो काल सर्प दोष बन चुका उसकी वजह से खराब, दूसरा ये बैठा भी जहाँ पे है वो चंद्रमा का घर है, जो कि केतु उसका शत्रु है। तो केतु भाई दूसरे घर को लेके दिक्कतें पैदा करता रहेगा। मतलब आपका जो धन है, क्योंकि दूसरा घर धन जोड़ने का है, तो धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, जब जो काल सर्प दोष होता है वो जहां बनता है उन उन घरों को ज्यादा खराब करता है। केतु दूसरे घर में है, राहु, ये दोनों घर आपके ज्यादा खराब होंगे। किसी का हो सकता है केतु पहले घर में, राहु 7वें घर में। तो 7वां घर पत्नी का, पत्नी संबंधी दिक्कतें, केतु पहले घर में होता है तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें। ऐसे केतु आपका दूसरा घर है तो धन की हानि करेगा। तो केतु के जो पाठ अगर करते हैं, धन को लेकर आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपने धनी बनना है, केतु के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय है, केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। और तीसरा उपाय, केतु का दान करो। दान क्या है, आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। ऐसे राहु का भी दान करना है, सतनाजा करते रहो। अब देखो जी, आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, आपने जो सवाल है उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ पहले, कि भाई पत्नी का सुख क्यों नहीं मिल रहा, इतनी उम्र हो चुकी है, 33-34 साल हो चुके हैं, क्या कारण है। तो जैसे मैंने बोला, पत्नी के लिए 7वां घर देखना पड़ता है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, और 7वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 7वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पत्नी का कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि किसी की नहीं, खुद गुरु की है। और देखो, 2 ग्रह तो हो गए, एक तो 7वें घर का मालक गुरु होगा, उसको तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि वो घर का मालक है।
और पत्नी का कारक शुक्र है, उसको भी देखना पड़ेगा। और एक आपका तीसरा ग्रह भी देखना पड़ेगा। वो कौन है भाई? आपको नहीं पता? कौन सा ग्रह है वो? शनि। क्यों? शनि क्यों देखना पड़ेगा? आपको अगर मैं पूछूं कि शनि आपका कहाँ बैठा, आप बोलेंगे भाई मेरा तो 8वें घर में बैठा है शनि। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको चलित कुंडली में देखूं तो इसका जो बड़ा हिस्सा 70% हिस्सा इसका जा रहा है भाई 7वें घर के ऊपर। ये बैठा 8वें घर में है, लेकिन बड़ा हिस्सा किस घर के ऊपर है? 7वें घर के ऊपर। इसकी वजह से शनि को भी देखना पड़ेगा। तो आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है। और इसके अलावा अगर बिल्कुल गहराई में जाना है तो मैं नवांश कुंडली को भी देखूंगा, उसको भी मैं देख के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम 7वें घर के मालक गुरु की बात करते हैं कि वो कैसा है, और आपकी अभी गुरु की दशा चली हुई है। तो गुरु आपका भाई बैठा है पहले घर में। और गुरु किस घर का मालक है? 7वें घर का। इसके अलावा ये गुरु इस 10वें घर का भी मालक है। और 10वें घर से 4 चीज देखी जाती है। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो इन 4 चीजों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 7वें घर का भी मालक है, पत्नी घर का। पत्नी के लिए गुरु को। और 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, साझेदारी की कामों का भी होता है। और जैसे कि आपको पता ही, आपने भी बोला था कि सभी पंडितों ने बोल रखा है भी गुरु अच्छा है। तो गुरु अगर आप मेरे से पूछते हैं कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु भाई आपका अच्छा है, लेकिन ये बुरे फल जरूर देगा। आपको बताऊंगा क्यों देगा, लेकिन अच्छे फल ज्यादा देगा। अब देखो, गुरु देखो जी पहले घर में भी अच्छा होता है। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि अपना ही घर है। गुरु भाई 7वें दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, अपने घर को। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और ये भी कन्फर्म है कि आपके विवाह होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और पत्नी आपकी गुणी होगी, समझदार होगी, जैसे आपने बोल भी रखा था, ये बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि गुरु अपने घर का अच्छा ही करेगा, और गुरु के गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। वो धार्मिक भी होगी, परोपकारी, दानी, समझदार, गुणी। और गुरु अभी दशा में, ये क्योंकि 10वें घर का मालक है, इसकी दशा में काम काज का भी सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और भी ये आपको धार्मिक भी बनाएगा। गुरु किसी का भी जब भी लगन में होता है, ऐसे बंदे धार्मिक होते हैं, परोपकारी, दानी, धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा होती है। लेकिन गुरु जब भी लगन में होता है, चर्बी का कारक है, वेट भी बढ़ा देता है। आपका वेट भी बढ़ सकता है इसकी दशा में। इसकी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पे 5वें घर के ऊपर संतान के लिए अच्छा, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 9वें घर को देखेगा, भाग्यशाली। मतलब गुरु देखो जी आपको हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या आ चुकी है? नेगेटिव बात ये है कि आपको देखो जी पता है कि गुरु पहले घर में बैठा है बुध की राशि में। लेकिन एक होता है नक्षत्र, होता है कि कौन से नक्षत्र में बैठा है। वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गुरु जो आपका है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। आप सर्च कर लेना चाहे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो गुरु के मैंने अभी अच्छे फल बोले हैं, इन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्योंकि ये अच्छे फल तो देगा, लेकिन अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ रही है राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से। तो इसलिए आप क्या करो, राहु के उपाय बहुत जरूरी, जो 3 उपाय आपको मैंने राहु के बोले हैं। और आपने गुरु के भी उपाय करने, ताकि इसका जो बल है वो बढ़े। गुरु का बल बढ़ेगा, इसके अच्छे फल आपको ज्यादा मिलेंगे, और बुरे फल मिलने बंद हो जाएंगे। तो मतलब आपने भाई गुरु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करने हैं। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, गुरु का सुबह के टाइम रोजाना मंत्र जाप किया करो। और ये शुरू करो गुरुवार से, संकल्प लेके। आज जैसे कि मंडे है, अभी जो गुरुवार आएगा संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरी ऊपर अभी चली है बड़ी महादशा। और आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मेरी 33 साल उम्र हो चुकी, मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ मेरा जो विवाह में देरी हो रही है वो ना हो, मेरा जल्दी जल्दी विवाह हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। इसलिए गुरु देवता जी, आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। और इसके अलावा आपके और भी जो अच्छे फल हैं वो मुझे मिलें प्लीज, बुरे फल आप ना दो। तो इस प्रकार संकल्प लेके गुरुवार से आपने रोजाना गुरु का करना है मंत्र जाप। और वो मंत्र कितना करना है आपकी मर्जी है। चाहे आप 1 माला कर लो, चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। कम से कम देखो जी 1-2 माला तो करना ही करना है। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कब तक करना है? जब तक दशा है करते रहो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना फायदा ज्यादा होगा। दूसरा उपाय, गुरुवार का व्रत रखा करो। गुरुवार को, हर गुरुवार को कोशिश करो गुरु का व्रत रखने की। अगर आपको लगता है कि कभी व्रत तो मैंने रखा नहीं, चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे भाई बहुत अच्छी बात होगी। गुरुवार का व्रत रखो, कथा करो, उस दिन कथा करो, उस दिन आरती करो।
तीसरा उपाय, आप गुरु कवच का पाठ भी पढ़ा करो। गुरु कवच का पाठ पढ़ो, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ो, ये चीजें करो। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। तो ये 3-4 उपाय तो मेन है। जैसे कि मंत्र तो जरूरी है आपके लिए। गुरु कवच का स्रोत का पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो सुबह के टाइम एक एक पाठ। और हो सके व्रत रख लोगे बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी इसके अलावा पीले कपड़े ज़्यादा पहन लिया करो, ये चीज़ें करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जैसे बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु को देखा, वो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा पीड़ित है क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और राहु आपका एक तो 8वें घर में, क्योंकि राहु 8वें घर में अच्छा नहीं होता, ऊपर से काल सर्प दोष है, तो थोड़ी सी दिक्कतें भी पैदा करेगा। बाकी अगर उपाय करेंगे फिर तो बुरे फल नहीं मिलेंगे, बल्कि अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और वो आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफी चीजें हैं 9वें घर से देखते हैं। सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र आपका काफी अच्छा है। कारण ये है कि शुक्र एक तो इस कुंडली में योग कारक है। और ये बैठा भी 9वें घर में, शनि के घर में, यहाँ पे जो 11 लिखा है कुंभ राशि है। शुक्र क्या अच्छे फल देगा। शुक्र देखो जी, आपका इस घर का मालक है 5वें घर का। ये जो 5वां घर है, 5वें घर से मेन 3 चीजें देखी जाती हैं। 5वां घर आपके बच्चों का भी है, आपकी पढ़ाई का भी है, और आपकी बुद्धि। और 5वें घर में क्या लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना शुक्र। तो बच्चों के लिए शुक्र को देखेंगे, पढ़ाई के लिए शुक्र को। देखो जी, 5वें घर से 5वें घर में, इस घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में भी है और बैठे भी भाग्य घर में। देखो 5वां घर किसका है, संतान। संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, आपकी किस्मत चमकेगी संतान होने के बाद भी। पढ़ा लिखा काफी बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र क्योंकि पत्नी का भी कारक है, पत्नी भी भाग्य घर में, पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्योदय करेगा, शुक्र भी ये दिखा रहा है। और वैसे भी योग कारक है, ठीक है, ये भी आपका अच्छा है। तो हमने देखो जी, गुरु को देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। शुक्र देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु थोड़ा सा मैंने बोला था राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये थोड़ी सी होता है आपकी, जो जैसे आपने बताया था कि विवाह में देरी हो रही है, थोड़ा सा कारण ये गुरु भी है, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा है। और राहु क्या है, विलंब का कारक है। विवाह में विलंब अगर हो रहा है वो राहु के नक्षत्र में होने की वजह से भी है। अब देखो जी, तीसरा कारण मैंने बोला था आपका शनि भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि बैठा तो 8वें घर में है। और शनि देखो जी आपका 8वें घर में बैठा है, और 8वें घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, शनि की खुद की राशि है। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो इस घर का 9वें घर का और 8वें घर का, दोनों घर हैं शनि के। 8वें घर से क्या देखा जाता है, आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ये चीजें हम 8वें घर से और 8वें घर के मालक शनि से भी देखेंगे। और शनि आपके 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का। सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में जा रहा है 9वें घर के ऊपर। तो ज्यादा फल जो देगा ये 9वें घर के हिसाब से देगा। और ये एक फार्मूला आप भी चाहे नोट कर लेना, जब भी किसी भी कुंडली में शनि 7वें घर में बैठा होता है, किसी भी कुंडली के शनि जब भी 7वें घर में बैठा होगा, ऐसे लोगों को विवाह में देरी होती है, क्योंकि शनि है विलंब का कारक। इसे शनि शनि कहा जाता है, धीरे धीरे। तो ये विवाह में देरी का कारण बनता है जब भी किसी का 7वें घर में होता है। लेकिन शनि ऐसा नहीं कि 7वें घर में ये धनु राशि में जाएगा, रहेगा ये मकर राशि में। मतलब 7वें घर के जो फल देगा वो मकर राशि के हिसाब से देगा, जो कि शनि की अपनी राशि है। वैसे विवाह में तो देरी कर देगा, लेकिन पत्नी का सुख अच्छा दे देगा आपको, क्योंकि रहेगा अपनी राशि में। और शनि जब भी 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों की जो पत्नी होती, मतलब आपकी जो पत्नी होगी, वो आपसे हो सकता है उम्र में काफी छोटी हो या उम्र में काफी बड़ी हो, फासला ज्यादा होगा। 5-6 साल का फासला हो सकता है, उम्र में बड़ी या छोटी हो, ऐसी ये कंडीशन बनाएगा। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा। अगर आपके पत्नी के रिगार्डिंग सवाल है, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु देखा, वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में है, इसलिए फिर भी उसका मंत्र आप करो, उसका व्रत रखो, ताकि वो जो थोड़ा सा पीड़ित है वो दिक्कतें दूर हों, और गुरु की वजह से आपका जो बुरा फल है वो आपको ना मिले। तो उपाय गुरु के मैंने बता दिए हैं, मंत्र आप तेली करना है, व्रत रखा करो। व्रत तब तक रख लो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। बाकी कवच स्रोत के पाठ बोले हैं वो पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। अब देखो जी, शुक्र का भी आपने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि शुक्र वैसे तो अच्छा है, लेकिन बल कम है, 28 डिग्री है। तो सुबह के टाइम एक माला शुक्र का भी मंत्र आप करो। कब तक, जब तक विवाह नहीं हो जाता। ओम शुम शुक्राय नमः। और शनि का उपाय करने तो बहुत जरूरी है। तो शनि के लिए क्या करो,
शनिवार से शुरू करो संकल्प लेके। इसके आपके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ तो इसके एक बार मंत्र पूरे कर लो जो कि है 23,000। जो भी शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू करना संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना उस दिन कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं, लेकिन चलित कुंडली में आपका जो हिस्सा है वो 7वें घर के ऊपर है, जो कि है पत्नी का घर। और मेरी अभी सबसे बड़ी लाइफ की जो दिक्कत है वो है मेरे विवाह में। मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, इतनी उम्र हो चुकी है। और मुझे पता चला ये जो दिक्कत आने का कारण, कुछ कारण आप भी हैं, क्योंकि आप 7वें घर के ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए शनि देवता जी, हे शनि देवता, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे विवाह में ज़्यादा देरी ना हो, विवलंब जो विवाह विलंब योग बना है वो ना हो, मेरा मतलब विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, विवाह जल्दी भी हो जाए और पत्नी भी मुझे अच्छी मिले। इसलिए हे शनि देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप एक वर्ष 23,000 मंत्र शनि के पूरे जरूर करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके देखो जी फायदे और भी आपको होंगे, क्योंकि जो राहु है वो शनि के घर को खराब कर रहा है। शनि अच्छा रहेगा तो राहु के भी बुरे फल कम होंगे। और शनि आपके भाग्य घर का भी मालक, आपका भाग्य भी साथ देगा। तो पहला शनि का उपाय क्या है कि शनि के मंत्र पूरे कर लो 23,000। दूसरा उपाय, आप शनि के मंदिर में भी जाना है आपने हर शनिवार को। कब तक जाना है? जब तक विवाह नहीं हो जाता। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, वहीं पे सेम प्रार्थना करनी है, खड़े होके शनि की मूर्ति के आगे, कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप कुंडली के 8वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, जो कि विवाह का घर है, और विवाह में देरी हो रही है, जो मुझे पता चला ये कारण आप भी हैं, इसलिए आपका मैं मंदिर आया हूँ। प्लीज ये जो बुरा फल है विवाह के रिगार्डिंग मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले। तो इस प्रकार शनि मंदिर में भी रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करके आओ। तो 2 उपाय शनि के आपने करने हैं। पहला, ये मंत्र पूरे कर लो, और मंत्र जब मान लो आपने पूरे कर लिए, क्या करना? छोड़ देना, फिर आपने नहीं करने। फिर आपने शनि का एक पाठ जरूर पढ़ना है, जो कि है शनि चालीसा का पाठ। ये रात के समय पढ़ा करो। ये कब तक पढ़ना है? मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि राहु, मैं फिर बोलूंगा, 8वें घर में शनि के घर में बैठा है। शनि जितना अच्छा होगा, जितना उसका बल होगा, उतने ही राहु के बुरे फल कम होंगे, और शनि की वजह से आपका भाग्य भी साथ देगा। और शनि थोड़ा सा क्रूर है, तो ये पत्नी से मनमुटाव भी आपका कराएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुते होते रहेंगे। तो बाकी अगर उपाय करेंगे फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शनि के मंत्र पहले पूरे करो, उसके बाद शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय, और शनि मंदिर जाते रहो। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए आपकी निवास कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपकी निवास कुंडली को देखता हूँ। निवास कुंडली जो होती है खाली विवाह के लिए होती है, और इसमें भी 7वां घर ही देखते हैं, क्योंकि 7वां घर है विवाह का। और 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक कौन बना? मंगल, और वो यहाँ बैठा है उच्च का 9वें घर में। बहुत अच्छी बात है, 7वें घर का मालक मंगल बना, उच्च का बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब निवास कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा। और निवास कुंडली में कोई नेगेटिव बात नहीं है। 7वें घर का मालक मंगल है, वो उच्च का बैठा है। तो हमने देखो जी लगन कुंडली भी देखी, निवास कुंडली भी देखी। निवास कुंडली में 7वें घर का मालक अच्छा है, मंगल है, उच्च का है, 9वें घर में बैठा है, एक अच्छे घर में। तो अब देखो जी, कुंडली का निचोड़ निकालूं विवाह के रिगार्डिंग। तो विवाह संबंधी अगर आपकी दिक्कत आ रही है, उसके 2 कारण है। एक तो पहला जो कारण है शनि का 7वें घर के ऊपर जाना चलित कुंडली में, उसके आपको उपाय बता दिए हैं। दूसरा कारण है गुरु का राहु के नक्षत्र में बैठना। और बाकी शुक्र फिलहाल अच्छा है, फिर भी उसका मंत्र अब करो। अब देखो जी, बाकी जैसे आपने बोला था गुरु की दशा अभी चली है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही। लेकिन देखो जी, ये बिल्कुल अच्छी आपको देगा, अच्छे फल देगा। ऐसा नहीं है कि राहु के नक्षत्र में है तो भाई बुरे फल ही देगा। जो नक्षत्र का फल होता है थोड़ा बहुत होता है, 100 में से 20% तक। जो कोई भी ग्रह होता है, जैसे कि आपका केतु है, जिस नक्षत्र में होगा उसके भी थोड़े से फल देगा, 10-20%। बाकी ज्यादा फल ये देते हैं जहां बैठे होते हैं, जिस राशि में है या जिन घरों के मालक है, वो ज्यादा बड़ा रोल होता है उनका। बाकी गुरु के अगर आप उपाय करेंगे जो मैंने बोले हैं, फिर तो 100 में से 100% गुरु अच्छे फल ही देगा, बुरा फल बिल्कुल नहीं देगा। बाकी देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की मैं बात करूं, जैसे चंद्रमा की। दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर में जो केतु था वो मैंने बताया था, वो धन की हानि करेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, दूसरे घर का जो मालक चंद्रमा है, वो ही बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। 12वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि है। वैसे तो ये 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से खर्चे देखे जाते हैं, हानि, दान, दंड, हस्त के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा। सवाल की चंद्रमा अच्छा है जब बुरा है। वैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि घर अच्छा नहीं, लेकिन ये जो चंद्रमा है 12वें घर में तो बैठा है, लेकिन 12वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है।
चंद्रमा आपका भाई उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है। देखो किस घर का मालक था, धन का। किसी भी कुंडली में जब भी धन का मालक उच्च का बैठा होता है, ऐसे जातक होते हैं धनी। लेकिन बैठा कहाँ पे है, 12वें घर में, खर्च के घर में। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, खर्च के घर में बैठा, मतलब धन आपका चला गया खर्च के घर में, मतलब आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा चंद्रमा की वजह से। लेकिन खर्च कहाँ पे होगा, फजूल के कामों पे नहीं होगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी होगा। आप नोट करना, ये नहीं कि आपका धन ऐसे ही खर्च हो रहा है, अभी फजूल का खर्च हो रहा है भाई। होता आप अपने धन को आप आपने गाड़ी ले ली है, घर के ऊपर खर्च कर रहे हो, और वो खर्च नहीं होता। वो तो आपकी सहूलत बनी है, जो आपको फायदा दे रही है, गाड़ी ली या आपने कपड़े लिए या आपने कोई सामान लिया, उसका आपको फायदा होगा। ये एक जो फजूल खर्च किसका होता है, जो वैसे ही नष्ट हो गया आपका, जुए में चला गया, ये खर्च कराएगा लेकिन खुद के ऐशो आराम के ऊपर। लेकिन ये 12वां घर विदेश का भी है, देखो धन चला गया विदेश के घर में। चंद्रमा ये भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते हैं वहां से भी धन आएगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं वहां से भी धन आएगा। बाकी देखो जी, यहाँ पे आपके बुध सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की बात की जाए, ये 11वां घर है। 11वां घर होता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ, काफी चीजें हैं। सवाल की यहाँ पे सूर्य और बुध कैसे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे हैं। पहले सूर्य की बात की जाए, सूर्य एक तो 11वां घर, क्योंकि 11वां घर सबसे अच्छा घर होता है, और बैठा भी यहाँ पे सूर्य उच्च का है। सूर्य 11वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि, तो सूर्य आपको देगा अच्छे फल, थोड़े से बुरे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, सूर्य जिस घर का मालक है वो है इस घर का मालक तीसरे घर का। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। पराक्रम चला गया लाभ के घर में, मेहनत चलेगी लाभ के, मतलब खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर। और सूर्य देखो जी, तीसरा घर छोटे भाई बहन अगर आपके होंगे उनके लिए अच्छा है, ये बड़े भाई बहनों के घर में बैठा है उनके लिए भी अच्छा है। पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, पिता से भी धन आपको मिलेगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, और भी की अच्छे फल। खासकर सूर्य की दशा धन के मामले में अच्छी होगी, साथ में बुध बैठा है, बुध द्वितीय योग बना है। लेकिन सूर्य जिसमें बोला थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, नीच राशि। तो 5वें घर में, 5वें घर का थोड़ा सा बुरा कर सकता है। जैसे कि ये सूर्य आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, वैसे पुत्र के योग लेके बैठा है। तो बाकी देखो जी, साथ में बुध है, बुध तो इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। बुध इस पहले घर का मालक है जहाँ ये गुरु बैठा है। और पहला घर देखो जी आपका, मैंने बोला था शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर के मालक बुध से देखी जाएगी। और क्योंकि ये एक फार्मूला है, जब भी पहले घर का मालक 11वें घर में बैठा होता है, क्योंकि पहला घर शरीर आपका, शरीर चला गया 11वें घर में, इच्छा पूर्ति घर में, आमदन घर में, ऐसे मतलब लोग जो होते हैं इनकी धन कमाने की काफी इच्छा होती है, धनी बनते भी हैं, इच्छा भी होती है, धनी बनते भी हैं, धन कमाते भी हैं। मतलब बुद्धि दिखा रहा है आप काफी लाइफ में धन जोड़ेंगे काफी, आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी सभी होंगी आपकी। और आप बुध से जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। बुध चौथे घर का भी मालक है, मकान वान का भी सुख अच्छा दे देगा लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात है कि बुध आपका भाई अस्त है। अस्त होने की वजह से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो इसके अच्छे फल अगर आपने लेने हैं, 3 उपाय हैं। पहला उपाय, इसका पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। तो बुध का पहला उपाय, पन्ना रत्न धारण करो। आपने अपने वजन के अनुसार धारण करना है। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर लो। 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पन्ना, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो। अगर डुप्लीकेट कर रखा है दार, कोई फायदा नहीं, अच्छी क्वालिटी का ही करना। और चांदी में जड़वा के दान करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सवा में लेना है, साढ़े में नहीं लेना, पौने में नहीं लेना, 7.15 या 8.15 जितना आपका वेट है। तो पहला पाए तो बुध का मैंने पन्ना बोला है। दूसरा पाए, रोजाना बुध का मंत्र आप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो सुबह के टाइम, जैसे मैंने बोला था शुक्र का मंत्र एक माला करो, उसी के साथ आप बुध का भी एक माला मंत्र या भाई जरूर करो, और ये मंत्र करते रहो लाइफ टाइम। तीसरा पाए, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, काले कपड़े, नीले कपड़े कम यूज किया करो। बाकी यहाँ पे मंगल जो है, ये है छठे घर का मालक। वैसे तो ये मार्किश है, लेकिन ये 11वें घर का भी मालक है। देखो 11वें घर से 11वें घर में है, इसकी वजह से एक योग बना है, मंगल फिर भी अच्छा है। तो अब देखो जी, मैंने क्या देखा, आपके जो सवाल थे, अगर आपका सवाल है विवाह को लेकर, वो मैंने कवर कर दिया है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा कारण वैसे शनि का 7वें घर के ऊपर जाना है, ये है बड़ा कारण। और ये शनि देखो जी पीड़ित भी है राहु की वजह से, इसकी वजह से इसके जो बुरे फल हैं वो बढ़ेंगे, मतलब विवाह में ज्यादा देरी कर देगा।
और बाकी जो गुरु की दशा है वो फिलहाल अच्छा है, लेकिन फिर भी वो राहु के नक्षत्र में है। तो उपाय मैंने क्या क्या बोले हैं, एक तो आपको देखो जो मैंने बोला है कि सबसे जरूरी है आपके लिए काल सर्प दोष को दूर करना, और उसके लिए मैंने आपको राहु के 2 पाठ बोले हैं और केतु के 2 पाठ। 4 पाठ आपने रात के समय करने हैं। उसी समय आपने शनि के मंत्र पहले पूरे कर लो, शनिवार से शुरू करके। और जब शनि के मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर आप शनि चालीसा का पाठ भी रोजाना पढ़ना, रात के समय वो भी पढ़ते रहना लाइफ टाइम। और शनि मंदिर जाना है, वहां पे भी प्रार्थना करके आनी कि आपके विवाह में जो देरी है हो रही है वो ना हो। और बाकी राहु केतु के दान भी बोले हैं। राहु का दान सतनाजा होता है, वो किया करो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। केतु के और भी कुछ दान है, वो आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसको आप देख लेना। गुरु का जितना बल बढ़ेगा, बल कैसे बढ़ेगा, मंत्र जाप करने से। गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। पाठ नहीं पढ़ने गुरु के, खाली गुरु का मंत्र जाप भी करते हो, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। और बाकी अ, बुध का भी आपको मैंने बोला है, एक माला सुबह के टाइम कर लिया करो, ताकि बुध के अच्छे बल बढ़े। और पन्ना रत्नदान जरूर कर लेना। और आपकी देखो जी कुंडली के अनुसार आपकी पत्नी के आने के बाद सच में किस्मत आपकी चमकेगी, लेकिन पत्नी से मनमुटाव भी आपका होगा शनि की वजह से। और संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि शुक्र आपका भाग्य घर में बैठा है, 5वें घर का मालक होके। बाकी ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।